नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि नील एक दोहा है, क्या है, दादुर मोर किसान मन लगे रहे घन माही। यानी ये जो मेढक होता है और किसान और मोर, इनका मन हमेशा बादलों की ओर ही लगा रहता है। क्यों? इनको ये जब मेढक होते हैं तो वर्षा ऋतु में ही आते हैं बाहर। और किसान भी, क्योंकि उसकी फसल की सिंचाई होती है, किसान को खुशी होती है। और मोर को भी बहुत अच्छा लगता है। तो नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। सबसे प्रिय इनकी ऋतु कौन सी थी? वर्षा। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। बच्चे, ये धीरे आराम से समझना। जब मेघों के उमड़ आने से पहले ही, यानी जब बादल आते थे उससे पहले क्या है? हवा चलने लगती है। सजल आहट यानी पानी से भरी हुई आवाज़, उसको वो समझ जाते थे कि अब बादल आ गए हैं। तो क्या करते थे? तब उनकी मंद केका की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्रतर, यानी वो जो आवाज़ उनकी निकालते थे ना, पीयू पीयू की आवाज़ निकालते, तो गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई, यानी धीरे धीरे तीव्र होती और उससे भी तेज होती हुई, मानो ऐसा लगता था कि बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। सोपान मतलब होता है बेटा सीढ़ी, पंक्ति। तो जैसे उसकी मोर की आवाज़ तीव्र से तेज होती, तो ऐसा लगता है कि वो पानी की बूंद के उतरने के लिए सीढ़ी बना रहे हैं। सीढ़ी ऊपर से नीचे आती थी, ठीक है। यानी पानी बरसाने के लिए वो जो आवाज़ थी उसको तीव्र से तीव्रतर करते और ऐसा लगता जैसे पानी बूंदों को उतरने के लिए वो एक सीढ़ी सी बना रहे हैं। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और जैसे ही बादलों, मेघ माने बादल गरजते तो उनके ताल पर ही उनका तन्मय नृत्य आरंभ हो जाता, शुरू हो जाता। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। अभी देखो, पहले तो तेज होता जाता है, फिर इसके बाद क्या होता कि जैसे ही वो बादल गरजने लगते, वो अपने नृत्य में, उनका नृत्य शुरू हो जाता। और फिर जैसे जैसे बादल गरजता जाता, बिजली जितनी अधिक चमकती और बूंदों की रिमझिमाहट, जो पानी की बूंदें तीव्र होती, तो नीलकंठ के नृत्य का वेग भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता, उतना ही अधिक वो और मस्त होता जाता। और उसकी केका का स्वर, यानी जो वो पीयू पीयू की आवाज़ लगाते ना, वो स्वर जो है उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता, यानी धीमे से धीमे होता जाता। क्यों? क्योंकि वो नृत्य में मग्न हो जाता, तो उसकी आवाज़ धीमी हो जाती। तो वर्षा के थम जाने पर वो दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। जैसे ही पानी रुक जाता, बारिश रुक जाती, वो अपने दाहिने पंजे पर, यानी सीधे पंजे पर सीधे पंख और बाएं पंजे पर बाएं पैर पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। कभी कभी क्या होता था कि वो मोर और मोरनी, नीलकंठ और राधा, वो दोनों एक दूसरे के पंखों से जो टपकने वाली बूंदें थीं, उनको अपनी चोंच से पीकर उनके पंखों का गीलापन दूर करते, यानी उन्हें सुखाने का प्रयास करते। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। अब ये तो इनका आनंदोत्सव मना रहे थे, यानी खुशी मना रहे थे। मोर मोरनी नृत्य में मग्न रहते थे। अपने चिड़ियाघर में जो पशु पक्षी के सेनापति बन गया था, तो ये इसमें एक बार बेमेल रागनी का स्वर भी बज उठा। अब ये एक बहुत करुण कथा है, दुख भरी कथा है। सुनिए।
एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास खोने से निकलना पड़ा। नखास खोना मैंने पहले बताया था आप लोगों को, चिड़ियाघर पर, जहाँ पर चिड़िया के बच्चे बेचे जाते हैं। तो एक दिन लेखिका को फिर नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। बड़े मियाँ कौन थे? बड़े मियाँ कौन थे? जो बेचते थे पक्षियों को, ठीक है। तो उन्होंने लेखिका की कार को रोक लिया और कहने लगे, इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। यानी लेखिका ने सोचा कि अब मैं कोई पिंजड़ा नहीं लूँगी, इसलिए किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। यह संकल्प करके, मन में निश्चय करके लेखिका ने क्या किया, बड़े मियाँ की जो विरल दाढ़ी थी, यानी दूर दूर दाढ़ी थी, विरल दाढ़ी यानी जो दूर दूर दाढ़ी थी, मतलब बूढ़े हो गए थे ना, तो दाढ़ी में बाल कम रह गए थे, और उस पर सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक, ऐनक मतलब चश्मा, बूढ़े लोग होते हैं ना डोरी बांध लेते हैं चश्मे में, तो उसको लेखिका ने अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। अब बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी हुई थी, उसको अनदेखा नहीं कर पाई। वो मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी। मूंज बेटा रस्सी होती है, मूंज है ना, उस ये बान की रस्सी होती है ना, मूंज होता है, ठीक है, वो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। उससे उसकी पंजों की उंगलियों को जो लेकर आया था, उसने उसको इतनी तेज़ बांध दिया कि वो टूट कर उंगलियाँ एकत्रित हो गई और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी, यानी वो बहुत बोलते थे ना, फिर वो बोलने लगे, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने के वो कैसे कहूँ। यानी ये दो बात कर रहे थे। एक तो कह रहे थे कि इस बेचारी कमबख्त चिड़ी मार ने देखो इस बेचारी का क्या हाल किया है, कहीं ऐसी चिड़िया पकड़ी जाती है, और अगर आप ना आती तो इसे पटक देता कहीं जा कर के। लेकिन ये अधमरी मोरनी, अब आपसे कैसे कहूँ। ये बहाने बना रहे थे, बात करने का तरीका। सारांश ये है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। अस्पताल क्यों बन गया? क्योंकि उसके पैर उंगलियां टूट गई थी ना, तो उसमें उन्होंने दवा वगैरह लगाई, तो अस्पताल सा बन गया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वो महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वो ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब जैसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। यानी जब वो चलने लगी ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई, तब उसे जाली घर में पहुंचाया और उसका नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा माने होता है टेढ़ा, ठीक है।